वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज हमारे जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 है उसका आज लास्ट वीडियो होगा बिकॉज आज हम करने वाले हैं सेक्शन ई को, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट पार्ट है ना। हमारे सैम्पल पेपर का लास्ट पार्ट कह सकते हो। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो 36 नंबर का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है, ओके। और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शोन बिलो इज ए हाउस ऑफ कार्ड्स, ए स्ट्रक्चर created by stacking playing cards on top of each other in the shape of a pyramid. Each small triangle is made using 3 cards and each layer has one less triangle than the layer below it. Ankit and his friends were having a sleepover and wanted to do something fun. One of the friends suggested that they could make a house of cards. Ankit and his friends want to use 3 cards in the top layer and 18 in the bottom layer. From an AP showing the number of cards in each layer starting from the layer. Form, अच्छा यहाँ पर गलती है, फ्रॉम नहीं होगा, ये फॉर्म होगा। फॉर्म एन एपी, आपको एक एपी फॉर्म करना है, तो जिसके ईच लेयर फ्रॉम, अच्छा तो उनका जो विश है वो विश क्या है कि टॉप लेयर में 3 कार्ड्स होंगे और जितना नीचे जाता रहेगा उतने क्या होंगे, एंड उतने ही यू कैन से कार्ड्स आते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक एक करके बढ़ते जाएंगे, एक नहीं एक्चुअली 3 करके बढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर 3, फिर इसका मल्टीपल 6, फिर 9, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। ठीक है, नाउ खैर टॉप लेयर पर, टॉप मोस्ट लेयर पर बोला है कि 3 कार्ड्स यूज़ करेंगे और सबसे बॉटम वाले लेयर पर 18 कार्ड्स। तो हमें एपी मिल गया, तो एपी लिखते हैं पहले। तो रोमन 1, the AP will be 3, 6, 9, 12, 15 and 18। तो ये एक फाइनाइट एपी है। ठीक है, लास्ट टर्म पता है हमें इसका। तो फर्स्ट टर्म है 3, डिफरेंस है 3, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म कह सकते हो, ये है 18। ठीक है, तो हमने एपी तो फॉर्म कर लिया। नाउ द क्वेश्चन आस्क दैट दे हैव ए टोटल ऑफ 360 कार्ड्स विद देम। तो टोटल कितने कार्ड्स हैं? टोटल कार्ड्स है 360। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स दैट अंकित एंड हिज फ्रेंड्स कैन मेक यूजिंग द कार्ड्स दे हैव इफ दे वांट टू हैव 1 ट्राइंगल, 3 कार्ड्स एट द टॉप लेयर, शो योर वर्क। तो एक ट्राइंगल में 3 कार्ड, अच्छा एक ट्राइंगल में 3 कार्ड, ऐसे करते करते एक ट्राइंगल में 3 कार्ड्स ऐसे करके होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ एसएन इज 360। ठीक है, और अगर मैं लेट द नंबर ऑफ लेयर्स बी एन, ठीक है, सो टोटल मिलाकर 360 कार्ड्स है। ठीक है, तो हमने लेयर्स को मान लिया कि इतने लेयर्स हैं, एन नंबर ऑफ लेयर्स है। क्लियर? अच्छा, तो हमारे पास तो भाई तरकीब है। क्या तरकीब है? फॉर्मूला क्या है? एन इक्वल्स टू, एन का फॉर्मूला क्या है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल्स टू 360। अब फर्स्ट टर्म पता है जो कि है 3, लास्ट टर्म पता है 18 इक्वल्स टू 360। यहाँ से n/2 इंटू 21 इक्वल्स टू 360, 3 से काटा तो ये होगा 120। तो यहाँ से n का वैल्यू, अच्छा इसको ऐसे करने से नहीं होगा ना, इसको ऐसे करने से तो
आंसर पॉइंट में आएगा। खैर इसको भाई लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म से मत करना, ठीक है, इसको ऐसे करोगे तो आंसर नहीं आएगा। अच्छा 240 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर 30 नहीं होगा, हाँ ठीक है, 240 को डिवाइड नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से करना गलती हो जाएगा, ठीक है, मतलब आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए जैसा फॉर्मूला है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इसी फॉर्मूले से करेंगे भाई। 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी 3 इक्वल्स टू 360। फिर यहाँ से n बाई 2 इंटू 6 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 360। यहाँ से n इंटू ये हो जाएगा 3n प्लस 3 इक्वल्स टू 720, ठीक है, 2 से वहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया ना। फिर यहाँ पर होगा 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 720। अब सबको 3 से डिवाइड कर दो तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 3 से डिवाइड किया तो 240। अब माइनस करके तुमको 1 लाना है, तो 240 को माइनस करके 1 लाने में क्या चाहिए होगा, 3 से डिवाइड किया, 30 से डिवाइड किया तो 8। फिर 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 15 और यहाँ पर है अपने पास 8, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कैसे भी करके माइनस करके हमें 1 लाना है। तो यहाँ पर हमने 8 है 8, अच्छा यहाँ पर क्या है 10 इंटू 30 कर दिया, 10 इंटू 2 किया 20 माइनस ये कितना है 6 इंटू 12 और चाहिए ना, कितना होना चाहिए। अच्छा अगर मैं 15 लूँ और यहाँ पर 16 लूँ तो हो जाएगा ना, हाँ 16n माइनस 15n कर दो तो प्लस n मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से n इंटू n प्लस 16 माइनस 15 कॉमन तो रहेगा n प्लस 16। फिर यहाँ से n माइनस 15 इंटू n प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आता है, x का वैल्यू आइदर 15 और x का वैल्यू n का वैल्यू आइदर 15 और माइनस 16। अब n क्या है, हाँ n तो भाई लेयर है, ठीक है। अब लेयर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, तो वैसे काउंटेबल ऑब्जेक्ट है तो कैनॉट नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू को हम नंबर ऑफ लेयर्स नेगेटिव वैल्यू में नहीं आ सकता, तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाता है 15, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेयर्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ लेयर्स हो जाएंगे 15। तो ऐसे 15 लेयर्स हैं, ठीक है, कार्ड्स के, ओके। तो ये तो हमारा आंसर आ गया, 15 होगा आंसर, ठीक है। अच्छा नाउ अब गौर से देखो और वाला क्वेश्चन। और वाले क्वेश्चन में क्या बोला, अंकित इज प्लानिंग टू मेक ए पिरामिड विद द टॉप एंड बॉटम लेयर कंटेनिंग 15 एंड 138 कार्ड्स रेस्पेक्टिवली। मतलब अभी अंकित प्लान कर रहा है कि जो टॉप वाला लेयर है उसमें रहेंगे 15 कार्ड्स और सबसे लास्ट वाले लेयर में रहेंगे 138 कार्ड्स, ठीक है। नाउ हाउ मेनी लेयर्स विल सच ए पिरामिड हैव, शो योर वर्क। तो एपी हमारा कुछ ऐसा है, क्लियर, तो हमारा एपी कुछ ऐसा है, ठीक है। और हमें पूछा है कि ऐसे कितने लेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस तो 3 करके है, ठीक है ना। तो हमें एक और एपी मिल चुका है 15 फिर 18 ऐसे करते 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 लास्ट टर्म 138, ठीक है। अब मान लेते हैं कि नंबर, लेट द नंबर ऑफ लेयर्स बी n. Now see, first term is 15, common difference is 3 and nth term या फिर लास्ट टर्म is 138, ठीक है। अब n कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है।
nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से n निकाल सकते हो। ठीक है, n निकालने के दो तरीके हैं, एक है सम से निकालो अगर सम गिवन है तो, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सम वाले फॉर्मूले से n का वैल्यू निकाला, मतलब नंबर ऑफ लेयर्स निकाला, या फिर nth टर्म से भी तुम निकाल सकते हो, मतलब लास्ट टर्म से भी तुम ये काम कर सकते हो। तो बिठा दो यहाँ पर, तो n माइनस वन हो जाएगा 138 माइनस 15 बाई कॉमन डिफरेंस 3, तो ये हो जाएगा अपना 123 बाई 3, 123 करने पर 41, और यहाँ से n का वैल्यू इधर आ जाएगा तो प्लस 1 तो 42। तो हाउ मेनी लेयर्स, द आंसर इज 42 लेयर्स। ऐसे 42 लेयर्स बना पाएंगे। ठीक है, ऐसे 42 लेयर्स का ऐसा पिरामिड बनेगा, सिंपल। आप यहाँ पर रोमन 3 में पूछा है भाई, इतना लल्लू क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज्ड हियर। वाह भाई वाह, क्या बात है। इसका नाम होगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, या फिर शॉर्टकट में लिख सकते हो एपी। ठीक है, एपी मत लिखना, तुम फुल फॉर्म में लिखना एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद लास्ट में पूछ रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा। ठीक है, तो ऐसे लल्लू क्वेश्चंस तुम्हारे लिए अच्छा है, बिकॉज तुमको फ्री में मार्क्स मिल गया। ठीक है, फ्री में तुमको एक मार्क्स मिल गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट मार्क्स। ठीक है, विदाउट डूइंग एनीथिंग, हाँ, जो विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, फ्री का मार्क्स मिल गया। फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 37 का डायग्राम देख लो। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 37 का डायग्राम। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन। Ronit is the captain of his school football team. He has decided to use a 4-4-2-1 formation in the next match. The figure below shows the positions of the players in a 4-4-2-1 formation on a coordinate grid. Okay, 4-4-2-1 का फॉर्मेशन है। ठीक है, दो सेंटर फॉरवर्ड मतलब दो स्ट्राइकर्स, यहाँ पर एक LM ARM, ये अपना LB CB CB LB नहीं LWB होगा ये, खैर। तो यहाँ पर दो स्ट्राइकर्स, फिर यहाँ पर LM RM मतलब लेफ्ट मिडफील्डर, राइट मिडफील्डर, यहाँ पर CM मतलब सेंट्रल मिडफील्डर, ये LWB। ठीक है, लेफ्ट विंगर बैक, इसके बाद राइट विंगर बैक, इसके बाद सेंटर बैक। ठीक है, और यहाँ पर अपना गोलकीपर। ठीक है भाई, खैर इनके लिए आपको फुटबॉल का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैथ्स आपके दिमाग में होना चाहिए, मैथ्स का जो कंसेप्ट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आस्क दैट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर फॉरवर्ड्स पोजीशंस इन रॉनिट्स प्लान। दोनों सेंटर फॉरवर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है, आइए देखते हैं। पहले इनका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट कितना है भाई इसका, 1 2 3, ये 3 है, 3,8 माइनस 3,8। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट है माइनस 3,8। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है माइनस 3,8 और इसका कोऑर्डिनेट है 3,8। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम रोमन 1 करते हैं। डिस्टेंस होगा, बहुत सिंपल है, 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर 8 माइनस 8 इसका होल स्क्वायर, इतना यूनिट्स। ठीक है, मतलब 9 का स्क्वायर मतलब 81, सॉरी 81 नहीं, 6 का स्क्वायर होगा, सॉरी 36, तो 6 यूनिट्स इज द आंसर। क्लियर। तो इन दो सेंटर फॉरवर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6 यूनिट्स। ओके, ये तो आसान था भाई। फिर रोमन 2 देखते हैं। Mention two positions which are not equidistant from any axis. ऐसे दो पोजीशंस बताओ जो किसी भी एक्सिस से इक्विडिस्टेंट पे नहीं है। तो देखते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं सेंटर फॉरवर्ड, ये अगर मैं एक्स एक्सिस से बात करूं तो एक्स एक्सिस से इनका दूरी कितना है, 8 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा दोनों का ही सेम है, दोनों का 8 यूनिट्स है। ठीक है, अच्छा तुम ऐसे भी कर सकते हो कि देखो कि क्या दोनों का कोऑर्डिनेट बराबर है,
मतलब ऑब्वियसली एक नेगेटिव में आएगा, एक पॉजिटिव में आएगा, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों का क्या एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बराबर है। जैसे कि यहाँ पर दोनों का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बराबर है, बस साइन चेंज है बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट। ओके, नो प्रॉब्लम। अब साइड मिडफील्ड का देखते हैं, ये कितना है 5,1, ये भी ये है कहाँ गया 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ये है -7,1। ठीक है, तो क्या इनमें कुछ डिफरेंस है? इनमें तो कुछ डिफरेंस तो है, लेकिन इनका मतलब वाई एक्सिस से सॉरी एक्स एक्सिस से दूरी सेम है, तो हम इनको इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, खैर उसके बाद अगर मैं देखूं तो एक्चुअली ओजवाल में ना बहुत गलतियां हैं। देखो, तुम इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, उसमें इस वाले मिडफील्डर का कोऑर्डिनेट 7,2 गिवन है। ठीक है, अच्छा मानता हूँ कि भाई ये 2 है, ठीक है, अच्छा 2 का तो यहाँ से इतना कोई बात नहीं, ठीक है 2 है मान लेता हूँ, लेकिन ये 7 कैसे हो? तुम काउंटिंग करो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 5 में आ रहा है। अच्छा मान लेते 5 से थोड़ा इधर आ रहा है, कोई बात नहीं, 5 ही ले लेता हूँ उसको। इसको 7,2 कोऑर्डिनेट दे के रखा है, और अच्छा ये तो भाई ठीक है -7,2 ही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये 7,2 कैसे हो गया? ठीक है, या तो डायग्राम में गलती है या फिर आंसर में गलती है भाई, सॉल्यूशन में। ठीक है, मुझे को समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है। खैर, इसके बाद एक और गिवन है अपना -6,5 है क्या, ये फुल बैक -5,5, ये 6,5 कैसे हुआ ये? ठीक है, ये वाला -6,5 कैसे हुआ मुझे बताओ। अच्छा ये वाला सॉरी, ये वाला 5, -5 कैसे हुआ? ये 5 कहाँ से दिख रहा है तुमको? ठीक है, यहाँ पर 5 कैसे हो रहा है? अच्छा -5 तो ठीक है, लेकिन 5 कैसे हुआ? ये तो 3 होना चाहिए, मतलब डायग्राम में गलती है ना, डायग्राम में गलती है। देखो तुम इसका सर्कल ही देख सकते हो, ये थोड़ा सा इस यू कैन से थोड़ा सा शिफ्टेड है इस जगह पे, है ना, ये जो सर्कल है ये इस तरफ थोड़ा शिफ्टेड है, इसलिए भाई डायग्राम कभी देख के करना ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा भी मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसका कोऑर्डिनेट ही नहीं मुझे पता भाई, इसका कोऑर्डिनेट ऐसा है कि भाई मैं समझ नहीं पा रहा भाई क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट। अच्छा मान लेता हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट जो है, ठीक है, मान लेता हूँ इसका कोऑर्डिनेट 7,2 है, और ये -7,2 है, ये -6,5 है, और ये ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं 5,5 ही है। ठीक है भाई, 5,-5 सॉरी 5,-5 है। ठीक है, तो फिर अब गौर से देखो कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो साइड का मिडफील्डर है, इसके एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो तो बराबर है, ठीक है 2 है, लेकिन अगर तुम वाई एक्सिस की बात करो तो वाई एक्सिस से भी इनका डिस्टेंस क्या है, बराबर है। ठीक है, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। क्या होगा क्या? बिकॉज देखो दोनों तो सेम ही लग रहे हैं। ठीक है, इनका वाई एक्सिस से डिस्टेंस है कितना 7, और इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है 2, तो सेम ही है। क्वेश्चन में पूछा है कि मेंशन 2 पोजीशंस व्हिच आर नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एनी एक्सिस। ठीक है, ऐसे 2 पोजीशंस बताओ जो हमारे एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस से इक्विडिस्टेंस पर नहीं है, लेकिन ये दोनों तो है। ठीक है, ये दोनों तो है, जैसे कि सेंटर फॉरवर्ड्स की बात करते हैं वो भी है। तो पता नहीं भाई क्यों ऐसा किया। इसमें लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन साइड मिडफील्डर एंड फुल बैक। अरे भाई कहाँ कहाँ दिख रहा है भाई इन लोगों को। ओसवाल में क्या लिखा है, सो बोथ डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल, हेंस द पोजीशंस ऑफ साइड मिडफील्डर एंड फुल बैक आर नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एनी एक्सिस। वाह, सिमिलरली पोजीशंस ऑफ साइड मिडफील्डर नॉट इक्विडिस्टेंट। अरे भाई कहाँ, कौन सा साइड मिडफील्डर, कौन सा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। इनका डायग्राम गलत है भाई, इनका डायग्राम ठीक करवाओ पहले। तो फालतू के सॉल्यूशन दे के रखे हैं इन्होंने, दिमाग खराब हो रहा है मेरा।
प्रिंटिंग इतनी मिस्टेक्स कैसे हो सकते हैं भाई? अब मैं कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व? ये तो वो सॉल्यूशन में कुछ दिखा रहा है, क्वेश्चन डायग्राम में कुछ दिखा रहा है और कुछ। इनका खुद का ही स्टेटमेंट ही गलत है पूरा। या तो वो अपना डायग्राम ठीक करे या फिर सॉल्यूशन ठीक करे। मैं तो नहीं कर रहा भाई इसको, फालतू का क्वेश्चन ही है। ठीक है, जो जैसा मुझे अच्छा लगता है मैं वैसा करता हूँ। ठीक है, जो मतलब जैसा मुझे ठीक लगता है वैसा करता हूँ। बिकॉज साइड के मिडफील्डर्स तो ठीक ही है भाई, उनका एक्स एक्सिस से भी 7 का डिस्टेंस है, 7 यूनिट का डिस्टेंस है, और सॉरी वाई एक्सिस से भी 7 यूनिट्स का डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस से भी 2 यूनिट्स का, तो ये बराबर ही हो गए, इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम एनी एक्सिस। ठीक है, इसके बाद अपना फुल बैक को देखो, इसका कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, फालतू डायग्राम, -6 को -5 है, अच्छा मान लेता हूँ। और इसका जो है कोऑर्डिनेट -5 को -5 है। तो देखा जाए तो वाई एक्सिस से ये फुल बैक जो हमारा राइट साइड वाला फुल बैक, इसको मैं आर बी कह देता हूँ, RW होता है एक्चुअली वो। ठीक है, कोई बात नहीं, RW RB एक ही बात होता है। ठीक है, बस विंगर वाला थोड़ा आगे रहता है। ठीक है, थोड़ा सेंटर बैक से थोड़ा आगे रहता है, इसलिए उसको विंगर बोला जाता है। ठीक है, खैर अब देखते हैं यहाँ पर वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट्स। ओके, और इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना, सॉरी हाँ, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 6 यूनिट्स। तो बराबर नहीं है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है, तो आंसर क्या होगा, फुल बैक। ठीक है, फुल बैक वाले पोजीशंस। अच्छा, फिर मेंशन 2 पोजीशंस बोला भाई। तो फुल बैक वाले पोजीशन में फुल बैक वाला जो पोजीशन है, फुल बैक वाला पोजीशन, और हाँ समझ गया, लेफ्ट फुल बैक और राइट फुल बैक। ठीक है, इन दोनों का पोजीशन तो इक्वल डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, वाई एक्सिस से तो 5 यूनिट्स दूरी पर है, लेकिन एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से दूरी पर सेम नहीं है। ठीक है, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस 6 यूनिट्स, इसका डिस्टेंस 5 यूनिट्स, तो इक्वल डिस्टेंस नहीं है, इक्वल डिस्टेंट नहीं है। यहाँ पर 2 पोजीशंस बोला गया है, और एक पोजीशन कौन सा होगा? डायग्राम में तो फालतू दे के रखा है, समझ में कुछ आने ना मुझे, और पता नहीं यहाँ पर किस चीज़ का यहाँ पर डिस्टेंस निकाल के रखा है उस वाल में। एक तो कोऑर्डिनेट गलत दे के रखे हैं, डायग्राम गलत है, और पता नहीं किस तरीके से सॉल्यूशन इसको किया गया है। ठीक है भाई, मैं तो नहीं कर रहा इसको। ठीक है, मैं तो इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा मैं। ठीक है, रोमन 2 को, फालतू क्वेश्चन ही है ये, टाइम वेस्ट वाला क्वेश्चन है। और वाला क्वेश्चन करता हूँ। A ball hit from the left full back position travels uninterrupted to the right center forward position. अच्छा, what can be the minimum distance travel by a ball? तो फुल बैक, ठीक है, रोबर्टो कार्लोस ने मार दिया एकदम हमारे राइट सेंटर फॉरवर्ड की तरफ। सपोज यहाँ पर भी रोनाल्डो है, ठीक है, रोनाल्डो नेजारियो है, तो इसने इसको मार दिया एकदम डायरेक्ट। ठीक है, पास किया होगा या फिर क्रॉस किया होगा या फिर थ्रू दिया होगा, जो भी दिया है भाई, या फिर वॉली दिया होगा, या फिर एक बढ़िया सा वीकेंड से लॉन्ग शॉट दिया होगा, लॉन्ग पास जो भी बोलो। तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते थे भाई? बहुत सिंपल है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वही होगा इसका मिनिमम डिस्टेंस। मतलब सिंपली इनके बीच में डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस निकालो इनके बीच में। ठीक है, बस सिंपली तुमको इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालो, वही होगा सबसे मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी ट्रेवल बाय द बॉल। या फिर कह सकते हो कि दैट इज
ट्रेवल बाय द बॉल, तो जो भी हो, तो 3 माइनस माइनस से हो जाएगा +6 +8 माइनस माइनस +5 होल स्क्वायर। ठीक है, इतना यूनिट्स। 9 का स्क्वायर 81, 13 का स्क्वायर 169, कितना आएगा भाई? इतना यूनिट्स, √250 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर भी ठीक है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई एग्ज़ाम में ऐसे फालतू के डायग्राम्स ना आ जाए। ठीक है, अच्छा, तो 250 हो गया इसका यूनिट्स, इसका ये होगा डिस्टेंस। नाउ रोमान 3 देख लेते हैं इसका। रोमान 3 इज फाइंड द पोजीशन ऑफ द गोलकीपर इन द अबव ग्राफ। तो देखो, गोलकीपर का जो डॉट है यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा फिर भी मानता हूँ कि भाई वाई एक्सिस के ऊपर ही है। ठीक है, और देखो 8 और 9 के एकदम बीच में है, लेकिन फिर भी मानता हूँ कि ये 9 के ऊपर ही है। ठीक है, जैसा वो सवाल में गिवन है वैसे लिखता हूँ। ठीक है, 0,-9। ठीक है, तो गोली जो भी बोलो, कीपर बोलो, इसका पोजीशन है 0,-9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। ऐसे क्वेश्चंस ठीक है ना ही आए तो बेहतर है भाई, और उस सवाल को भाई कंप्लेन करना ज़रूरत है, आप लोग करो कि भाई ऐसे फालतू के डायग्राम्स मत ना दे। ठीक है, ऐसे फालतू के क्वेश्चन अगर देने हैं तो अच्छे से दे डायग्राम्स। ठीक है, और समझा के दे कि क्या निकालना है। ऐसे फालतू के डायग्राम्स देकर, ठीक है, और फिर फालतू के सॉल्यूशंस लिखकर ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो कीपर का इसका पोजीशन होगा 0,-9 एज जैसे ऑसोल में लिखा है वैसे लिखूँगा। ठीक है, चेंज नहीं कर रहा मैं। एक्चुअली तुम देखो डॉट जो है यहाँ पर है, जो 8 और 9 के बीच में है, और ये 0.5 होता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, क्या कर सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन है 38। तो 38 का जो डायग्राम है कुछ ऐसा है। इन द जाइंट व्हील shown below, Gagan is sitting in one of the cabins which is 12 meter high from the platform. Jyoti and Karan are sitting in the lowest and the highest cabins from the platform respectively. From Gagan and the angle of depression of Jyoti and the angle of elevation of Karan is 30 degrees and 60 degrees respectively. What will be the angle of elevation of Gagan from Jyoti? And find the diameter of the giant wheel. और अच्छा, तो बोला गया है कि एक यहाँ पर जाइंट व्हील है जो आपने मेलों में देखा होगा ऑब्वियसली। तो इसमें बोला गया है कि गगन जो है यहाँ पर बैठा हुआ है इस वाले केबिन पर। ठीक है, इस वाले जाइंट व्हील के इस वाले केबिन पर, और ज्योति सबसे लोवेस्ट पर बैठा हुआ है, सबसे लोवेस्ट केबिन पर, और करण सबसे ऊपर वाले केबिन पर। तो सबसे लोवेस्ट जो केबिन है वो यही है, ये हमारे ज्योति का केबिन है। ठीक है, इट इज़ द केबिन ऑफ द ज्योति। और करण का जो है वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वाला तो यही है। ठीक है, ये है करण का हमारा केबिन, दिस इज द करण's केबिन। ठीक है, अच्छा, तो देखो भाई सिंपली तुम देखोगे तो ये जो सर्कल बन रहा है, सर्कल का एकदम डायमीटर है ये, क्लियर। अच्छा, बस इसके बाद पूछा है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, एक और बात कि अगर रुको इसको राइट से करना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ से बोला है कि 12 मीटर हाई है ना, ग्राउंड लेवल से जो गगन है वो 12 मीटर हाई है। तो यहाँ पर इसका हाइट 12 मीटर होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा यहाँ पर इसके लिए एक काम करता हूँ, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ लाइन को। ठीक है, ज्वाइन कर देता हूँ इसको, करने के बाद कुछ ऐसा आएगा। हाँ, इसके बाद बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ करण। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे। अब इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है करण का वो है 60 डिग्रीज, और जो ज्योति का है ऐसे, ठीक है, वो होगा 30 डिग्रीज। तो यहाँ पर एक और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देता हूँ मैं।
तो ये होगा 30, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा जी। नाउ ये 90 डिग्री, ठीक है, और हमारा ये तो हमारा डायग्राम हो गया है ना। हाँ, चलिए ये लो, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड दैट रोमन 1, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ गगन फ्रॉम ज्योति। अब ज्योति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ज्योति के पॉइंट ऑफ व्यू से गगन तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो भी 30 डिग्रीज ही होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं है इसमें। इट विल ऑल्सो भी 30 डिग्रीज, ठीक है। तो ये 30 डिग्रीज ही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं है, इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया आंसर, और आपको मार्क्स भी मिल गए, ठीक है। फिर आते हैं रोमन 2 में। रोमन 2 में पूछा है कि व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द जाइंट व्हील। बहुत सिंपल है, डायमीटर क्या होगा, करण से ज्योति तक का जो डिस्टेंस है वही होगा हमारा डायमीटर, बिकॉज ये एक सर्कल है, ठीक है। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे भाई इसको। निकालने का तरीका ये है, तुमको बहुत सिंपली क्या करना है, तुमको गिवन है कि ये पूरा हाइट क्या है, 12 मीटर है ना। ये पूरा हाइट कितना है, 12 मीटर। अब मुझे नहीं पता 12 इतना है, ग्राउंड कितना गिवन है भाई फ्रॉम प्लेटफॉर्म। अच्छा, मतलब प्लेटफॉर्म तक 12 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, क्या बोलते हो। तो मैंने नाम दे दिया इसको ए। अरे भाई दिखाई भी नहीं देता ये तो, गजब। ये ए है, रुको 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 रुको, रेड से देता हूँ। ये ए है, ये बी है, फिर ये सी है, ये डी है, और ये ई है, ठीक है भाई। नामकरण कर दिया है। एक काम करता हूँ, ये लो भाई, बढ़िया सा डायग्राम को हमने यहाँ पर रख दिया। अब तुमको इजी होगा समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मुझे पहले करना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। ओके, नाउ सी, हमने ट्रायंगल वायंगल सब कुछ बना दिया है, अब आराम होगा, आराम से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या चाहिए, हमें ए बी चाहिए, है ना, वही होगा डायमीटर। तो ए बी इज द डायमीटर। तो ए बी पाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ए ई चाहिए होगा और ई बी चाहिए होगा, है ना। अच्छा, अब DC के साथ EB बराबर, बिकॉज आप यू नो दिस थिंग, दिस क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, तो EB जो होगा वो DC के बराबर हो जाएगा, जो कि है 12 मीटर। क्लियर। अच्छा भाई, अब ये भी 12 मीटर हो जाने से अब क्या करना है, सिंपली इस ट्रायंगल DCB से हम BC निकाल लेंगे। BC जो होगा वो DE के बराबर होगा, फिर वो हम इस ट्रायंगल से A निकाल लेंगे, बस। तो देखो, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल DCB, ठीक है, DCB से मैं क्या निकालूंगा, BC निकालूंगा। तो मैंने ले लिया भाई DC के साथ BC का रेशियो, जो कि होगा परपेंडिकुलर वे बेस, मतलब 10-30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। यहाँ से BC का वैल्यू होगा DC इंटू √3, मतलब 12√3 मीटर। क्लियर। तो ये हो जाएगा 12√3 मीटर, ये है BC का लेंथ। अब BC जो होगा वो DE के साथ बराबर होगा, ठीक है, बिकॉज रेक्टेंगल है। अच्छा, एक ओनली वन, ओके नाइस। अब इस ट्राइंगल में भी पता चल चुका है कि ये कितना है, 12√3 मीटर है। अब इस ट्राइंगल में से ये वाला साइड हमें पता है, अब ये वाला साइड कितना है वो हम निकाल लेंगे यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। नाउ इन ट्राइंगल ADE मैंने क्या लिया, मैंने AE के साथ DE का रेशियो लिया, फिर से 10 का वैल्यू आएगा, 10 60 डिग्री मतलब √3, मतलब यहाँ से DE का जो वैल्यू होगा, सॉरी, यहाँ से AE का जो वैल्यू होगा वो होगा DE इंटू √3, मतलब 12√3 के साथ फिर से √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इंटू 3 36 मीटर। कोई दिक्कत है,
36 मीटर। ओके, नाउ 36 मीटर तो ये पता चल चुका है, ये 36 मीटर है। अब हमें चाहिए डायमीटर। डायमीटर क्या है? ए बी। सो देयर फॉर ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? तो ए बी को लिख सकते हो भाई, अगर हम ए ई प्लस ई बी करेंगे तो हमें ए बी मिलेगा। सो 36 प्लस 12 करेंगे तो हमें 48 मीटर मिलेगा, और यही होगा हमारा डायमीटर ऑफ द जॉइंट व्हील। क्या बोलते हो? कोई दिक्कत है क्या? इजी। कोई दिक्कत है तो बताओ। ये 90 है, ये 90 डिग्री है, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तो समझ जाओगे आप खुद ही समझदार हो, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज, अब और वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसी रोमन 2 का और वाला क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गगन एंड करण। गगन कहाँ पर है भाई? गगन तो यहाँ पर है, गगन यहाँ पर है और करण यहाँ पर। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है इस ट्राइंगल का। बहुत इजी है। इन ट्राइंगल ADE, तो मैंने क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ले लिया, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर है अपना AE, और AE के साथ मैंने हाइपोटेन्यूज ले लिया जो कि है अपना AD, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है साइन के बराबर, साइन 60 के बराबर, जो कि होगा √3/2, ठीक है। मतलब यहाँ से मुझे AD मिल जाएगा, कितना AD हो जाएगा तुम्हारा 2 ऑफ AE बाई √3, मतलब 2√3 इंटू AE, जो कि है AE कितना है भाई? 36। हाँ, 36 बाई नीचे √3 हो जाएगा, ये सो कैंसिल हो जाएगा, फिर 24√3 इज द आंसर, ठीक है। तो डायरेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 24√3 इज द आंसर, ठीक है, और का आंसर हो जाएगा ये। ओके, नाउ सी, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन गगन एंड करण, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन गगन एंड करण हो गया, लिख देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन गगन एंड करण, ठीक है, हो गया। इजी था भाई, कोई दिक्कत है नहीं। नाउ सी, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ गगन फ्रॉम करण। अब करण से गगन का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा? तो उसके लिए क्या करना है? बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो तुम, ठीक है। एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा है कि ये जो दो लाइन सबको दिख रहे हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ये आपस में पैरेलल होते हैं। तो इसी कारण से अगर मैं इसको एक ट्रांसवर्सल मान लूँ तो ये एंगल 60 है, तो ये भी कितना होगा भाई? 60 होगा। तो बहुत आसान है भाई, ये कितना होगा? ये भी 60 होगा ना, तो ये तो 60 होगा। मतलब अगर अब तुम करण के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? 60 डिग्री, और तुम गगन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 60 डिग्री, ठीक है। सो रोमन 3 का आंसर क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है भाई। आहा, क्या बात है, क्या बात है भाई, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत लोग समझ नहीं पाते कि कैसे करना होता है। तो घबराना नहीं है भाई, आराम से करो इसको, ठीक है। और इसी के साथ हमारा यहाँ पर अपना D एंड हो जाता है, ठीक है, इस वाले सैम्पल पेपर 2 का। और इसी के साथ हमारा ओसवाल का ख़त्म होता है। और मैं ट्राई करूँगा कि ओसवाल के जो सेल्फ असेसमेंट बाकी है मेरे, उनमें से मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको बता दूंगा, ठीक है। बिकॉज देखो, इजी क्वेश्चन में करवा कर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, और वही गलती मैंने किया यहाँ पर कि मैंने सॉल्व्ड में से सब कुछ करवा दिया, इजी भी टफ भी। तो इससे क्या हुआ कि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया और मैं करवा नहीं पाया, मेरे पास और टाइम ज़्यादा है नहीं ख़त्म करने का। तो इसलिए आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि मैंने गलती किया है, और एक गलती की वजह से मेरे पास अब टाइम नहीं बचा। देखो, मैंने आपको प्रॉमिस किया था जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपके सामने, आपके कदमों के सामने रख दूंगा, है ना, आपके आंखों के सामने रख दूंगा मैं। खैर, अब देखो, बात यह है कि मैंने ऑलरेडी बना लिया है NCERT का 101 क्वेश्चंस, आपको पता है। दूसरी बात, RS अग्रवाल के क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैंने 101 क्वेश्चंस अभी बनाए हैं। और यू वोंट बिलीव दैट मेरा AP तक, अभी तक मैंने AP को छुआ भी नहीं है RS अग्रवाल का, और अभी से 101 क्वेश्चंस बन चुके हैं RS अग्रवाल से, ठीक है। मतलब भाई
समझ सकते हो कितना खतरनाक किताब है भाई। इसको अगर नहीं करोगे तो बहुत बड़ा फंसोगे भाई एग्जाम्स में, बोर्ड्स में, बिकॉज अगर आपने स्टैंडर्ड लिया हुआ है तो। अगर आपने बेसिक लिया तो एनसीईआरटी करो और मस्त रहो भाई। जो मैंने 101 क्वेश्चन दिया है उन सबको करो और मस्त रहो, ठीक है। तो बेसिक में आपकी कोई डरने की बात नहीं है। एनसीईआरटी सिर्फ करो या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भरे पड़े हैं, ठीक है, देख सकते हो। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल से मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियोस बन चुके हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा था एनसीईआरटी एस अग्रवाल, और कुछ सैम्पल पेपर, कुछ 3-4 सैम्पल पेपर से मैं इकट्ठा करके दूंगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 31 जनवरी को इस चैनल पर एक लास्ट वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। ऐसा मैं मानता हूँ कि लास्ट वीडियो होगा वो इस चैनल का, बिकॉज इसके बाद इस चैनल पर और कहीं भी और कभी भी वीडियोस नहीं आने वाले हैं। इसका रीज़न भी आपको पता चल जाएगा उसी दिन उसी वीडियो में। एक बड़ा सा सीक्रेट है आपके लिए, ठीक है, जिसे वेरी वेरी यू कैन से शॉकिंग सरप्राइज़ कह सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं होगा, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। खैर कोई बात नहीं। इसी के साथ आज का यहीं पर हमारा एंड होता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2। ओके, तो मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, ठीक है। और हमारा लास्ट वीडियो हम एंजॉय करेंगे 31 जनवरी को। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से किसी दिन, ठीक है।